और रूस के यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के हमले की चेतावनी के बीच रूस की परमाणु ताकत के बारे में भी जान लेना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में दरअसल 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें 3,825 परमाणु हथियार सेनाओं के पास मौजूद है, जिनमें 2,000 परमाणु हथियार अलर्ट मोड पर है। और अगर रूस की बात करें तो उसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। रूस के पास 6,255 परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है और इसमें 1,625 परमाणु हथियारों को रूस ने अलर्ट मोड पर रखा है, जो कि कभी भी हमले की तरफ रुख कर सकते हैं, जबकि 2,870 परमाणु हथियार रिजर्व मोड में रखे गए हैं। तो अब आप खुद सोचिए किस तरह की ये पूरी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। और अब मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। मैप के जरिए आप समझ पाएंगे कि परमाणु हथियारों से लेस वो देश कौन से हैं जिनके पास ये मौजूद है। रूस के पास 6,225 परमाणु हथियार सबसे ज्यादा। वहीं ब्रिटेन का जिक्र करें तो 225 परमाणु हथियार ब्रिटेन के पास मौजूद है। फ्रांस का भी जिक्र कर लेते हैं, 290 परमाणु हथियार मौजूद है। वहीं इजराइल का जिक्र करें तो 90 परमाणु हथियार इजराइल के पास मौजूद है। पाकिस्तान के पास भी मौजूद है 165 परमाणु हथियार। और साथ ही साथ भारत का जिक्र करें तो 156 परमाणु हथियार भारत के पास मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है वो रूस के पास है 6,255। चीन का जिक्र कर लेना भी जरूरी हो जाता है। 350 परमाणु हथियार चीन के पास मौजूद है। थोड़ा सा आगे जाएं यानी कि उत्तर कोरिया का जिक्र करें तो 30 से 40 के बीच परमाणु हथियार यहां पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ रूस, जिसके पास 6,000 से ज्यादा परमाणु हथियारों का ये बड़ा जखीरा मौजूद है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अगर हमला होता है तो फिर वो तबाही मचेगी जिसका दंश पूरी दुनिया को, पूरे देश को यहां पर झेलना पड़ेगा। और ऐसा पहली बार नहीं है जब महायुद्ध में न्यूक्लियर बम की एंट्री हुई है। और इससे पहले भी युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने परमाणु बम गिराने वाला बॉम्बर फिनलैंड और स्वीडन के एयर स्पेस में भेजा था। लेकिन आखिरी वक्त पर क्या हुआ, यह रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत सी हैरान करने वाली बातें आपको मालूम चलेंगी। यूक्रेन युद्ध के दौरान इन दोनों का इस मिशन पर साथ होना और साथ में न्यूक्लियर बम के साथ उड़ान भरना। क्या रूस 2 मार्च को ही परमाणु हमला करने वाला था? यूक्रेन युद्ध के फौरन बाद यूरोप के बीचों बीच रूस के बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस पर हलचल शुरू हो गई। विमानों को हैंगर से निकालकर उड़ान के लिए तैयार किया जाने लगा। रूस का कैलिनिनग्राद एयरबेस, जहां रूस चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है। इस मिलिट्री बेस पर 2 मार्च को न्यूक्लियर बम के साथ एक बहुत ही बड़ी बिसात बिछाई गई। रूस के बॉम्बर तैयार, रशियन एयरफोर्स के पायलट तैयार, बस ऑर्डर का इंतजार। अगर बॉम्बर्स में न्यूक्लियर बम लोड थे, क्या उन्हें लॉन्च करने का भी इरादा पक्का था? क्या 2 मार्च को ही न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर मिल चुका था? बॉम्बर्स पर न्यूक्लियर ही नहीं, कोई भी बम या मिसाइल तभी लोड की जाती है जब उनके मिशन की स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है और टारगेट सेट होता है। आखिर रूस जंग के 1 हफ्ते बाद कहां पर क्या करने जा रहा है? यूक्रेन युद्ध के दूसरे हफ्ते कैलिनिनग्राद की कमांड में मॉस्को से फोन आया। सवाल है, क्या इसी फोन कॉल पर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर हुआ? दो मार्च को सुबह से ही कैलिनिनग्राद एयरबेस पर हलचल शुरू हो गई। बॉम्बर्स को परख लिया गया था, तैयारी पूरी थी। कैलिनिनग्राद एयरबेस से फिर वापस रिपोर्ट मॉस्को भेजी। और मॉस्को से फौरन ऑर्डर रिलीज हो गया। पहले रूस के 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स ने लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल के साथ टेक ऑफ किया। इसके बाद न्यूक्लियर बम के साथ उड़े सुखोई 24। ऐसा दावा स्वीडन की तरफ से किया गया है। तो क्या ये पुतिन की एटमी उड़ान थी, जिसके टारगेट पर स्वीडन या बाल्टिक सागर के आसपास का कोई नेटो देश था? सुखोई 24 को न्यूक्लियर बम से लैस किए जाने का दावा बहुत गंभीर है।
स्वीडन ने तस्वीरें अपने ग्रीफन फाइटर जेट से रिकॉर्ड की। जब रूस के विमान स्वीडन के एयरस्पेस में दाखिल हुए तब उनको रोकने के लिए स्वीडन ने अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट ग्रीफन को ही भेजा था। और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। स्वीडन का दावा है कि इनमें सुखोई 24 न्यूक्लियर बम से लैस थे और उन्हें रूस के सुखोई 27 विमान एयर कवर दे रहे थे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों देशों की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नेटो में शामिल होना चाहते हैं। To the Russian attack against Ukraine, there has been a very dramatic change, and majority of the Finnish citizens are now in favor of the NATO membership. And of course, this has triggered then also a process that the government will issue a white paper on different security options to the parliament, and these issues will be discussed. नेटो को लेकर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड से अगर इसी तरह की ख्वाहिश सामने आई तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध किस स्तर तक पहुंच सकता है। एक बार फिर रुख करते हैं उस आसमान का जहां रूस के फाइटर न्यूक्लियर बम लेकर स्वीडन की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए कि स्वीडन ने रूस के विमानों को कहां रोका। ये चारों विमान कैलिनिनग्राद से उड़कर बाल्टिक सागर पर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़े। स्वीडन का दावा है कि रूस के चारों विमान उसके एयरस्पेस में दाखिल हो गए। इन चारों विमानों को गॉथलैंड आइलैंड के पास स्वीडन की एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। जब इन विमानों को स्वीडन के फाइटर ग्रीफन ने चैलेंज किया तो वो बहुत खामोशी से अपने बेस की तरफ लौट गए। लेकिन सुखोई 24 में न्यूक्लियर बम होना और उनका गॉथलैंड के करीब तक पहुंचना, रूस ने एक तरह से स्वीडन के साथ फिनलैंड को भी ये मैसेज दिया कि उसका अगला टारगेट ये दोनों देश भी हो सकते हैं। बाल्टिक सागर में मौजूद गॉथलैंड द्वीप, जिस पर स्वीडन का अधिकार है, उसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गॉथलैंड में ही नेटो देशों ने रडार लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया की भी सुरक्षा होती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि गॉथलैंड की लोकेशन पुतिन को हमेशा अखरती रही है। गॉथलैंड कैलिनिनग्राद के भी करीब है और यहाँ से नेटो रूस की मूवमेंट पर भी करीबी नजर रखता है। स्वीडन नेटो मेंबर नहीं है, लेकिन वो इस सैन्य गठबंधन के साथ सहयोग करता है और गॉथलैंड इसका बड़ा सबूत है। यही वजह है कि पुतिन लगातार स्वीडन को भी धमका रहे हैं। स्वीडन भी नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सवाल है कि क्या पुतिन की एयरफोर्स गॉथलैंड पर टैक्टिकल परमाणु बम के साथ हमला करने जा रही थी? वैसे यूक्रेन युद्ध को शुरू से पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और उनका असली टारगेट वो छोटे और कमजोर देश कहे जा रहे हैं जो नेटो का हिस्सा जरूर है, लेकिन रूस के बॉर्डर के करीब है। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश देखिए, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक देश शुरू से रूस के निशाने पर हैं और आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में अगर युद्ध नहीं रुका और आगे बढ़ा तो पुतिन का अगला टारगेट यही देश होगा। Most terrible thing, if we don't stop Russia now, if we don't hold Russia accountable, then some other countries of the world who are looking forward to the similar war against their neighbors will decide that such things are possible for them as well. The fate of the global security is decided now. अब चलते हैं यूक्रेन की जमीन पर, जहां रूस के हवाई हमले कहर ढा रहे हैं। इन धमाकों को देखिए। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम यानी रशियन एयरफोर्स को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया गया है। यहाँ यूक्रेन का बुक M1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था और फिर उस पर गिरी रूस की गाइडेड मिसाइल। यूक्रेन की सेना चाहे मोर्चा संभाली हो, लेकिन रूस के ऐसे ही हमलों ने उसकी कमर को बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены 2 крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкого российских воздушно-космических сил. За сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм. अब आपको ले चलते हैं यूक्रेन के खार्किव, जहां रूस ने ऐसा हमला किया कि यूक्रेन ने अपना सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम खो दिया। खार्कोव में जगह यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कब्रिस्तान बन गई।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस ने जब यहाँ बमबारी की होगी तो तस्वीरें कयामत वाली होगी। यहाँ यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम के सबसे प्रीमियर हथियार S-300 की पूरी बैटरी तैनात थी। 8 से ज्यादा लॉन्चर यहाँ से रूसी फाइटर्स को निशाना बना रहे थे। यहाँ पर रूस ने ताबड़तोड़ लेकिन सटीक हमले किए। तो देखिए, एक भी S-300 एयर सिस्टम सलामत नहीं बचा। कुछ लॉन्चर ऐसे हैं जिनमें अब भी मिसाइल मौजूद है, लेकिन अब राख के अलावा कुछ बाकी नहीं रह गया। यूक्रेन के सबसे मजबूत हथियार पर सबसे खतरनाक हमला किया है रूस ने। न सिर्फ S-300 के लॉन्चर बल्कि इनका मिसाइल डिपो भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। ज़ेलेंस्की बहुत पहले से कहते आए हैं कि उन्हें नेटो से नो फ्लाई जोन वाली मदद चाहिए, लेकिन अब S-300 जैसे हथियारों के खत्म होने के बाद उनकी अपनी सिमटी हुई ताकत भी खत्म होती नजर आ रही है।